अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 4। द नेम ऑफ द न्यू यूनिट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आपको पता है पुश एंड पुल को कहा जाता है, और फोर्सेस जब हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव करती है। ठीक है, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकती है और बाज़ औक़ात उस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है उस फोर्स की वजह से। अगर फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होती है तो उसको हम टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, या मोमेंट भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में टर्निंग इफेक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी यहाँ पे आप इसको रीड करेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइन द लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी फोर्सेस की दो हमारे पास डायरेक्शन के लिहाज से दो टाइप्स हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम क्योंकि फोर्स आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करना है, तो फोर्सेस का सम, सो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसको हम स्टडी करेंगे। और फिर देखेंगे कि अगर आपके पास कंपोनेंट परपेंडिकुलर गिवन है फोर्स के, तो उनको ऐड करके या डिवाइड करके या किसी भी तरीके से वो क्या मेथड होगा जिससे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करके फोर्स को दोबारा से फाइंड कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क को डिफाइन करेंगे। ये उसी का टर्निंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, या तीसरा नाम है जी टॉर्क। ठीक है ना, टॉर्क को डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस टर्निंग इफेक्ट की हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात हम करेंगे, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद कपल, कपल मींस कपल फोर्सेस, यानी आपके पास अगर किसी एक बॉडी पे जो रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो टॉर्क दो फोर्सेस की वजह से है तो उस इफेक्ट को हम कपल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो टर्निंग इफेक्ट है जो दो फोर्सेस की वजह से हो रहा है वो कपल, उसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं। देन वी विल सी दैट इक्विलिब्रियम क्या चीज है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड उसकी दो कंडीशंस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रॉब्लम्स होंगी डेली लाइफ से रिलेटेड, के जिसमें हम बॉडीज को बैलेंस करना देखेंगे कि हाउ यू कैन बैलेंस द बॉडी बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन एंड उसकी डिफरेंट टाइप्स को फिर हम स्टडी करेंगे। और जो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है उसकी पोजीशन कैसे स्टेबिलिटी ला सकती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉडी एक बिल्ड हो चुकी है लेकिन उसकी बिल्डिंग के दौरान या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसका सेंटर ऑफ मास किस जगह पे रखना है। ठीक है, तो ये उसको स्टेबलाइज करने में कैसे हेल्प कर सकता है सेंटर ऑफ मास, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट करते हैं। Our first topic is like and unlike parallel forces. ओके जी, फोर्सेस जो है वो हमें पता है कि फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि उसका वेट है, तो उस वेट की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेट को हम फोर्स कंसिडर कर सकते हैं। व्हाट इज वेट? आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि वेट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास m। तो अगर हमारे पास ये जो हमारे पास बैग में एप्पल्स हैं, इनको देखा जाए तो इन एप्पल्स का अपना अपना वेट है। कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 7 and 8 एप्पल्स हैं, और हर एप्पल का अपना एक वेट है। अब उस वेट की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि वेट ग्रेविटी की वजह से है और इन तमाम एप्पल्स पे अर्थ
एक फोर्स अप्लाई कर रही है और जिसको हम वेट कह रहे हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ वेट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन तमाम जो एप्पल्स के वेट हैं उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। और मोस्टली जो है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है, क्योंकि इन सबकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। सो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है एंड देयर इज जीरो एंगल बिटवीन देम। और आपको पता है कि अगर मैं इनके वेट्स को, ये जो देखें लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, अगर टू लाइंस ड्रॉ करूं और दोनों लाइंस के दरमियान कोई एंगल ना हो तो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर हम वही कंडीशन यहाँ पे देखें तो ये बहुत सारी फोर्सेस हैं वेट की फॉर्म में, और इन सब के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी जीरो एंगल है। और इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि दीज फोर्सेस आर पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। और ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं बिकॉज देयर डायरेक्शन इज सेम। So we often come across the objects on which many forces are acting. In many cases, we find all or some of the forces acting on a body in the same direction. So for example, many people push a bus or to start it. Why all of them push it in the same direction? All these forces are applied in the same direction, so these are all parallel to the each other. यानी बस को अगर मूव करना है और सब लोग मिलके उस पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसको मूव किया जा सके, तो वो भी आपके पास क्या होंगी, सारी पैरेलल फोर्सेस होंगी, और उनकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस भी कह सकते हैं। फिगर 4.3 में कह रहे हैं कि शो अ बैग विद एप्पल इन इट and the weight of each apple, weight of the bag is due to the weight of all apples. I think थोड़ी repetition हो रही in it. Since the weight of every apple in the bag is the force of gravity acting on it vertically downwards, therefore weight of the apples are the parallel forces. क्योंकि उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, that's why they are parallel. All these forces are acting in the same direction. Such forces are called like parallel forces. तो ये आपकी definition जो है वो pink box में है कि the like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. So इस example से आपको like parallel forces की समझ आ गई होगी कि parallel forces वो होती हैं जिनकी direction same होती है। फिर पैरेलल फोर्सेस के अंदर आगे से दो कैटेगरीज हैं, एक आपके पास लाइक पैरेलल फोर्स होगी और दूसरी आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्स होगी, ठीक है। पैरेलल का आपको क्लियर हो गया कि दे हैव नो एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और आपके पास जो भी दो लाइंस फोर्सेस की ड्रॉ होंगी दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि जैसे पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह पैरेलल फोर्सेस के जो वेक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और लाइक पैरेलल फोर्स वो होगी जिनकी सबकी डायरेक्शन सेम होगी। इसी तरह हम अगली जो एग्जांपल है फिगर 4.4 में देखते हैं। फिगर 4.4 ए में यहाँ पे देखिए वेट ऑफ एन एप्पल which is suspended by the string and the string is stretched due to the weight of an apple and the forces acting on it are weight of an apple acting vertically downward and tension in the string pulling it vertically upward. अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक एप्पल पे अप्लाई हो रही है, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है क्योंकि एप्पल को एक स्ट्रिंग के साथ हमने टाई किया हुआ है, और वेट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड वेट होने की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो धागा है इसमें टेंशन क्रिएट हो गई। अब वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और टेंशन की डायरेक्शन है अपवर्ड। आपने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में कि टेंशन और वेट एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल होते हैं, यानी अगर वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द रिजिड बॉडी, स्टैंड के साथ ये बिल्कुल फिक्स्ड हुआ है, इसलिए ये एप्पल मूव नहीं कर सकता। तो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है उसके लिए वेट और टेंशन इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। यहाँ पे हमें इक्वालिटी को चेक नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है बोथ आर फोर्सेस, उन दोनों का आपस में क्रॉसिंग नहीं हो रही वेक्टर्स की, यानी वो एक दूसरे को कट नहीं करे, दे आर पैरेलल, ठीक है। आप चाहें तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें और एक डाउनवर्ड,
तो वो रहेंगी तो पैरेलल, अगर उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा तो दे आर पैरेलल। डायरेक्शन ऑपोजिट होने से क्या होगा, इसको हम आगे देखते हैं। दी टू फोर्सेस आर पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, यानी कि उनकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो अब लाइक पैरेलल फोर्स नहीं होंगी, बल्कि वो अब अनलाइक पैरेलल फोर्स होंगी। सो इसी के साथ एक फिगर जो अगली है उसको देखें, 4.4 बी। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। F1 की डायरेक्शन अपवर्ड है, F2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये दोनों जो एरोज हैं ये बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। लेकिन इसमें और इस फर्स्ट केस में डिफरेंस ये है कि इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करके लाइन लगा के मिलाऊं तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी दोनों के लिए लाइन बिल्कुल सेम है। बट इन दिस केस ये जो रॉड पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इन दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, दे आर पैरेलल। तो ये आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल तो है, बट यहाँ पे एक चीज ये है कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल सेम नहीं है, जैसा कि एप्पल की वेट और टेंशन में था। तो जब आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों लेकिन उनका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम ना हो, तो वो इस बॉडी को क्या कर सकती हैं, वो रोटेट कर सकती हैं, ठीक है। सो ये हम ऊपर जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, आपको टाइटल से भी पता चल रहा है कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कैसे, तो वो तब होगा जब आप बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं बट उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम ना हो। वो हो तो अनलाइक पैरेलल लेकिन उनका जो एक्शन का पॉइंट है वो सेम ना हो, ठीक है। ओके जी, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। द सेकंड टॉपिक इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। सो नॉर्मली हमने अगर जब नंबर को ऐड करना होता है तो हम उसके मैग्नीट्यूड को सम करते हैं, 25 प्लस 5 30 हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्सेस को ऐड करते हैं तो ये नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं ऐड हो सकती, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है, स्केलर नहीं है। जैसे टाइम स्केलर क्वांटिटी है, आपके पास 15 मिनट्स के अंदर अगर हम 15 मिनट्स और ऐड करना चाहें तो सिंपल एडिशन करते हैं, 15 प्लस 15 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। लेकिन जब आप वेक्टर क्वांटिटी को सम करते हैं तो आपको वेक्टर क्वांटिटी को एडिशन करने के लिए स्केलर की तरह का मेथड यूज नहीं करना होता, बल्कि उसके लिए हमें एक स्पेशल मेथड चाहिए जिसके जरिए हम उसके वेक्टर्स को ऐड कर सकें, क्योंकि वेक्टर ड्रॉ हो सकता है। सो दैट्स व्हाई उस वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथड चाहिए, ठीक है। और जब हम दो मिनिमम जो है वो दो फोर्सेस को अगर हम सम करते हैं तो फोर्सेस को सम करने के बाद जो उसका रिजल्टेंट मिलेगा, यानी हमें जो टोटल फोर्स मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। यानी जितनी भी फोर्सेस पे अप्लाई हो रही हैं उनका जो सिंगल इफेक्ट होगा उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी की यही पहचान है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। Therefore, forces are not added by ordinary arithmetical rules. यानी जैसे स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं अर्थमेटिकली, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटी पे। So when forces are added, we get a resultant force. A resultant force, ये इसकी definition है, a resultant force is single force that has the same effect as the combination or combined effect of all the forces to be added. यानी उन सब का जो combined effect है वो आपके पास resultant force कहलाएगा, ठीक है। ओके जी, अब अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई मेथड्स यूज करेंगे। उनमें से एक मेथड है हेड टू टेल रूल। One of the methods for the addition of forces is a graphical method.
यानी ग्राफिकली ड्रॉ करके हम उनको ऐड करेंगे. In this method, forces can be added by head-to-tail rule of vector addition. So one of the rule is head-to-tail rule, और उसकी हम explanation देखते हैं head-to-tail rule की. So 4.5 फिगर में आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स को, टू वेक्टर्स को head-to-tail rule को यूज करके ऐड किया गया है. So here is the direction. This is east, this is west, this is south, and this is north. So the direction of vector A is in the east. ठीक है, क्योंकि देखिए ईस्ट की तरफ इसका एरो है. B की क्या डायरेक्शन है? B इज बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे इसको ले आऊं तो B की डायरेक्शन है बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. ठीक है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, यानी इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है. और अगर इनके दरमियान एंगल बन रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या करना है कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखना है. ठीक है, यानी ए के हेड पे बी की टेल को रखेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल. सो जब फर्स्ट की हेड पे सेकंड की टेल रखी तो इन दोनों का हमने क्या कर लिया, किस्म का कॉम्बिनेशन कर लिया. इससे हमें पता चलेगा कि जो फाइनल या रिजल्टेंट फोर्स है उसकी क्या डायरेक्शन है. ए की थी टुवर्ड ईस्ट, बी की डायरेक्शन थी नॉर्थ वेस्ट, लेकिन अब फाइनल जो फोर्स है उसकी क्या डायरेक्शन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चेयर पे या टेबल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक की डायरेक्शन ईस्ट है और एक की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है. तो अब जो फाइनल फोर्स होगी, यानी जो टेबल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी. सो वो आपको इन वेक्टर्स को सम करने के बाद ही पता चलेगा कि फाइनली वो टेबल किस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो बिल्कुल इसी तरह अब जब आपने इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, यानी इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, जो बी की डायरेक्शन थी वही रहेगी, जो ए की डायरेक्शन है वही रहेगी, सिर्फ इनके हेड्स और टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. अब क्या करेंगे, जो पहला वाला आपका वेक्टर ए है उसकी टेल को आप आखिरी वाले के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, एक रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये आपके पास कैपिटल आर यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स है. सो ये आपको बताएगी कि जो आपके पास सिंगल फोर्स है और जो सारी फोर्सेस का सम है रिजल्टेंट, उसकी क्या डायरेक्शन है. So figure 4.5 shows the graphical methods of vector addition. First select the suitable scale and then draw the vectors of all the forces according to the scale. अच्छा, scale क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ. So such as vector A and B, ये दो vectors हैं जिनको हमने सम किया और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर दिया. So इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को आपने पहला कंसिडर कर लेना. आप डी को भी फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं. जब अगर आप डी को फर्स्ट कंसिडर करोगे तो आपको ए वेक्टर जो है वो बी के हेड पे रखना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप ए को फर्स्ट कंसिडर करते हैं तो बी को हमने फर्स्ट के हेड पे रखा. सो फर्स्ट का हेड यूज होता है और फिर अगलों की टेल. सो इन दोनों के साथ हमने ऐड कर लिया और आर इज योर resultant. So vector R represents the resultant force completely in the magnitude and direction. So यहाँ पे एक side box है. It should be noted that head to tail rule can be used to add any number of forces. ठीक है, ये आपके पास objective काफी आता है कि head to tail rule को हम कितनी forces को sum करने के लिए use कर सकते हैं. So 1 force, 2 force, 100 force, many forces, यानी you can add any number of forces. 100 भी हो सकती हैं, thousands भी हो सकती हैं, millions भी हो सकती हैं. So that's why the answer will be any number of forces. ठीक है, कोई specific नहीं है. The vector representing the resultant force gives the magnitude and direction of the resultant force. So obviously क्योंकि ये आपके पास जो डायरेक्शन है और जो इसकी लेंथ है वो दोनों मिलकर आपको रिजल्टेंट का क्या देंगे,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखें एरो हमें इसकी डायरेक्शन बताएगा, और जो इस रिजल्टेंट की लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है, ऑब्वियसली जब आप कॉपी पे ड्रॉ करते हैं या पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को आप सेंटीमीटर में ड्रॉ करो, क्योंकि एक लाइन है ना, आप स्केल यूज करोगे, आप सेंटीमीटर में इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन असल में ये क्या चीज है, ये तो आपने फोर्स ड्रॉ की है, और फोर्स सेंटीमीटर में तो नहीं होती। फोर्स तो आप ड्रॉ करते हैं, फोर्स की जो वैल्यू है, यूनिट क्या है, न्यूटन। तो अगर हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स है फॉर एग्जांपल, तो फिर यहाँ पे सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, रिजेम्बलेंस कर लेंगे कि जी जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपी पे, यानी लाइन की फॉर्म में। देखिए फोर्स तो अप्लाई होती है ना, लेकिन यहाँ पे हम उसके वेक्टर को ड्रॉ करें तो ड्रॉ तो हमेशा सेंटीमीटर में होगा। सो हम क्या करेंगे कि जो न्यूटन में वैल्यू है उसको, और ये जो सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यूज हैं, इनको आपस में हम इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। असल में देखिए हम क्या करेंगे, स्केल बना लेंगे कि 1 सेंटीमीटर को हम जब पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो कितनी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो मे बी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वो 10 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर हम इसी तरह 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो कितने फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो इसको कहते हैं स्केल। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप 100 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, रूलर यूज करना पड़ेगा। तो आप कॉपी के ऊपर फोर्स तो नहीं अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना हाथ से, सो यू विल ड्रॉ इट ग्राफिकली। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको सेंटीमीटर में लाइन ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि ये हमने कितनी फोर्स की वैल्यू के लिए एक वेक्टर ड्रॉ किया है। सो अगर आपको कहा जाता है कि आप 100 न्यूटन फोर्स को एक लाइन लगा के रिप्रेजेंट करें, तो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर को शो कर रहा है, 2 सेंटीमीटर से आपने 20 को शो किया, 3 से 30, 4 से 40, तो 100 न्यूटन किससे शो होगा, 10 सेंटीमीटर से, ठीक हो गया। सो इट डिपेंड कि आपके पास कितनी फोर्स है और आपने उसको ड्रॉ करने के लिए कितनी लाइन लगानी है, ठीक है। जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन स्ट्रेट है ड्रॉ करनी है, और उसके एंड पे क्या कर देंगे, एक एरो लगा देंगे, तो ये 100 न्यूटन फोर्स जो है एफ रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास एफ रिप्रेजेंट होगी ग्राफिकली। तो अगर आपसे कोई कहता है कि जी इतनी फोर्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, 12 न्यूटन को करें, 8 न्यूटन को करें, 20 न्यूटन को करें, तो आपने सबसे पहले अपना स्केल चूज करना होता है, ठीक है। तो स्केल को फिक्स करना बड़ा जरूरी होता है, उसके बाद ही आप अपने वेक्टर्स को जो है उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या उनको ड्रॉ करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, हमारे पास 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, और एक हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, और दूसरा हेड टू टेल रूल। इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, एट द एंड। बोर्ड के हवाले से काफी इम्पोर्टेंट है। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मोस्टली जो है वो डिफरेंस आता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एंड हेड टू टेल रूल का क्या आएगा जी, कि एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको ड्रॉ किए बगैर आप हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। ये आप लोग को ट्राई कीजिए कि इसमें इन्होंने 3 फोर्सेस को सम अप किया है, ठीक है। सो कैसे उन्होंने 3 फोर्सेस को सम किया है, कि एक F1 है,
12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शंस के लिए एक्सेस ड्रॉ किए हैं। सो 12 न्यूटन इज अलोंग एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये देखिए F1 की डायरेक्शन बिल्कुल राइट साइड पे है जो कि एक्स एक्सिस की है। उसके बाद F2 जो है वो 8 न्यूटन है और उसका एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। सो ये देखिए ये 45 के एंगल्स के साथ F2 है। इसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो बिल्कुल ये डायरेक्शन होगी। F3 की डायरेक्शन है अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल होता है इसलिए F3 की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इन तीनों को F1, F2 और F3 को जब आपने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आपस में ज्वाइन किया, यानी इस फर्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल, सेकंड के हेड पे थर्ड की टेल और फिर फर्स्ट की टेल को आखिरी वाले के हेड के साथ ज्वाइन किया, तो ये F है। दिस F रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ठीक है। और अब इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, दिस वन। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ सम करना है तो 12 प्लस 8 प्लस 8 करते हैं तो ये 28 आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे अब जो रिजल्टेंट फोर्स आई है ये 28 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्केलर की तरह ऐड नहीं करना, हमने टोटल डायरेक्शनल इफेक्ट भी देखना होता है कि इन तीनों का कंबाइन किस डायरेक्शन में टोटल सम हो रहा है। तो डायरेक्शन डिसाइड करती है कि हमारे पास जो फोर्सेस के सम का आंसर है वो क्या आएगा, ठीक है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखिए F1 इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जो B है उसका 45 डिग्री एंगल था और जो F3 है उसका एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि वो y एक्सिस के अलोंग थी। तो अब जो रिजल्टेंट है उसका क्या एंगल होगा, क्या 0 होगा, क्या F2 की तरह 45 होगा या F3 की तरह 90 होगा, ठीक है। तो वो जो टोटल एंगल है वो हम फाइंड कैसे करेंगे कि जब इन तीनों को ड्रॉ करके रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे D को रखेंगे, ठीक है। जो आपका प्रोटेक्टर होता है उसको आप यहाँ पे रख के आप इस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो D रख के आप इनका जो फाइनल एंगल होगा वो आप मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स कुछ लिखे हुए हैं, उन्होंने बता दिए आपको और एंड पे उन्होंने कहा कि देखिए DAB आपने प्रोटेक्टर को यूज करके एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, यानी बेस जो है वो आपकी एक्स एक्सिस होगी और उससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम एक केस पे आते हैं कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा जी, सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का ये मतलब है कि जब आप फोर्स या रिजल्टेंट देखते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा था 37 डिग्री, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है। तो अब जब एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी ट्रॉली को ड्रैग करते हैं, ठीक है, ट्रॉली को या जो आपका लगेज बैग होता है उसको आप ड्रैग करते हो और आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो सेम नहीं होते। तो उस टाइम क्या होता है कि जो जितनी भी फोर्स अप्लाई की जा रही होती है वो सारी की सारी उसको डिस्प्लेस करने में अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो फोर्स का एक होगा एक्स कंपोनेंट, इस डायग्राम में ये जो नीचे आपके पास डायग्राम है 4.7, इसमें आप पहले डायग्राम को देख लें। दिस इज द फोर्स, ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। इसको हेड टू टेल रूल के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो बिल्कुल सेपरेट चीज और ये अलग है। वहां पे जो इन दो फोर्सेस को आप देख रहे थे, इन दोनों का सम था और ये रिजल्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे ये टोटल फोर्स है और ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये वो फोर्सेस नहीं है जो ऐड हुई हैं और आपको एफ दे रही हैं, ठीक है। हालांकि हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, बट दीज फोर्सेस आर बेसिकली द रिजल्टेंट फोर्सेस, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। ये टोटल फोर्स है और ये दोनों एफ एक्स और एफ वाई इसके कंपोनेंट्स हैं। ओके जी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे आते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसको कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्स
into two mutually perpendicular component is called the resolution of forces. So आपके पास ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बी पॉइंट को गौर से देखें। बी पॉइंट पे एंगल कौन सा बन रहा होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। यानी कि जो आपका y कंपोनेंट है, दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन x कंपोनेंट, तो इन दोनों का आपस में एंगल क्या बन रहा है? 90। तो अगर आप फोर्स को इसके दो ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो फोर्स है इसको हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो कंसिडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.7। सो एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा, क्योंकि अभी हम जर्नल बात कर रहे हैं, फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एंगल को थीटा कहेंगे। ये वाला तो कंफर्म है बी पॉइंट पे कि ये 90 है, बिकॉज एफ वाई एंड एफ एक्स आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, बट यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, दैट इज अननोन। उसके बाद वो कह रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। OA is the resultant of the vectors represented by OB and BA। ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दिया जाए तो OA किसके बराबर होगा? OB एंड BA के समेशन के, ठीक है। यानी इन दो वेक्टर्स का हमने सम अगर किया तो हमें F मिलेगा। तो वही उन्होंने यहाँ पे लाइन के नेम्स लिख दिए, OB plus BA which is equals to OA, ठीक है। So the components OB and BA are perpendicular to each other। अभी मैंने कहा इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्रीज का बन रहा है, ठीक है। That is why they are called the perpendicular components of OA representing the force F। यानी OB, this is OB and this is AB, these are perpendicular components of OA यानी कि F। Hence the OB represent F of X and BA represents F of Y, ठीक है। यानी इनको जो हमने नाम दिए हैं वो F of X and F of Y हैं कंपोनेंट्स। अगर मैं इस इक्वेशन में ये पुट कर दूं OA की जगह F, OB की जगह FX एंड BA की जगह FY, तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, ठीक है। दिस वन 4.2, ठीक है, ये वाली, सॉरी, ओके जी। सो अगर हमारे पास the magnitude of f(x) and f of y forces f of x and f of y can be found using the trigonometric ratios। यानी अगर मैं इसकी डायरेक्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहती हूँ तो हम क्या करेंगे कि हम फोर्स को यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके f of x और f of y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यानी ये जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि हमें f गिवन है, ठीक है, और हम f of x और f of y की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम फोर्स को यूज करके उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो हमें f of x और f of y की वैल्यूज चाहिए फार्मूलाज के फॉर्म में। सो फार्मूला यहाँ पे कैसे ड्राइव हो सकता है, गौर से देखें तो ये एक ट्राइंगल बन गई O A एंड B या O B एंड A, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। Why this is right angle triangle? क्योंकि इस B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, FY और FFX आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। सो आपको पता है कि जो मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं कुछ जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती हैं, ठीक है। साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा
टेंजेंट ऑफ थीटा। ये 3 है, 3 और भी होती हैं बट आपको फिलहाल सिर्फ इन्हीं तीनों की जरूरत है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है। उनमें से अभी हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे। पहली है जी साइन ऑफ थीटा, दूसरी है कॉज ऑफ थीटा, तीसरी है टेंजेंट ऑफ थीटा। ये टेबल आपने मैथ्स के अंदर किया हुआ है 8th क्लास के अंदर, ठीक है। 8th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला एक चैप्टर है, चैप्टर 11 आई थिंक, वहां पे आपने इनको किया है डिटेल में। सो साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये रेशियोज हैं, तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखी हुई है ये रेशियोज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये एफ ऑफ वाई, यानी जिसका बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? दिस वन, ठीक है। जब आप ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो एक होती है बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेसिक्स हैं, आपने 7 एंड 8th क्लास में ट्राइंगल्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम चाहते हैं कि हम पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो ये क्या है? बेस। बेस किस में इन्वॉल्व होती है, किस रेशो में आती है? कॉज ऑफ थीटा में, ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो आप कॉज ऑफ थीटा को क्या लिखेंगे? ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है। ओ बी यहाँ पे बेस है, ये देखिए ओ बी इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड ओ इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। आप यहाँ पे बेशक लिख लीजिए cos of theta is equals to base over hypotenuse। सो अब जब O भी बेस है, तो बेस को हमने कहा हुआ है कि ये तो x कंपोनेंट है, सो हम OB की जगह fx पुट कर देते हैं और A की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी कि फोर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं? इनको हम यूज नहीं करेंगे बल्कि इस रेशो को यूज करेंगे विद कॉज ऑफ थीटा, यानी कि क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। एफ क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लेके जाऊंगी, तो ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा किसका जी? दिस वन इज अ फार्मूला फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। एफ ऑफ एक्स का फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यूज करेंगे साइन ऑफ थीटा को। साइन ऑफ थीटा का जो फार्मूला है वो क्या है जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को आपने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है। परपेंडिकुलर आपकी डायग्राम में क्या है? बी ए, दिस वन, ठीक है। ए बी लिख दें या बी ए लिख दें, दिस इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए, दिस इज ओ ए, ठीक है। तो आप बी ए की जगह एफ वाई लिख सकते हैं और ओ ए की जगह एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने खुद इनको ये नाम दिए हैं, ठीक है ना। अब साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल बन गया जी? एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। अब f डिनोमिनेटर में है, f राइट साइड पे जाएगा, f ऑफ y की क्या वैल्यू आ जाएगी? f दूसरी तरफ जाने की वजह से साइन से मल्टीप्लाई हो गया और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास x कंपोनेंट है फोर्स का, ये आपके पास y कंपोनेंट। तो हमने इस फोर्स को यूज करके इसके कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। सो वी हैव रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। और इसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी यूनिट नंबर 4 की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये वाली भी और इससे अगली वाली भी। दैट आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि शायद एक्सरसाइज में भी है आपका क्वेश्चन, कि डिवाइड और रिजॉल्व
द फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये मेथड है फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का। ठीक है, कि पहले आप ट्राइंगल बनाएं, कंपोनेंट्स को नाम दें, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज ड्राइव कर लें। तो ये आप फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। सो इक्वेशन नंबर 4.3 and 4.4 give the perpendicular components f of x and f of y respectively। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके जो रिलेटेड हमारी एग्जांपल है वो आपके पास है जी 4.2। ये भी बहुत इजी है। आपने क्या करना है, सिंपल आपको टोटल फोर्स गिवन है और वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जो कि है एफ एक्स। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कौन सा है, एफ ऑफ वाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कहा उन्होंने कि आप इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करें या वाई कंपोनेंट फाइंड करें। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, वो एफ ऑफ वाई है। ठीक है ना, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ ऑफ वाई। ठीक हो गया। सो दीज टू कंपोनेंट्स यू हैव टू फाइंड। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा जी, फोर्स कितनी गिवन है, 20 न्यूटन। एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री गिवन है। एफ ऑफ एक्स का क्या फार्मूला आपने पढ़ा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ थीटा। एफ की जगह आप 200 पुट कर दें क्योंकि आपको फोर्स गिवन है 200 न्यूटन। थीटा की जगह आप 30 पुट कर दें और कैलकुलेटर से cos 30 की वैल्यूज फाइंड करें। वो होगी 0.866, उसको 200 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 173.2 न्यूटन। और इस तरह y कंपोनेंट को फाइंड करें, f ऑफ y इज इक्वल्स टू f sin ऑफ थीटा। f की जगह 200 और थीटा की जगह 30। sin ऑफ 30 की वैल्यू होती है 0.5। अब 0.5 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो द आंसर विल बी 100 न्यूटन। ठीक है, सो f ऑफ y is 100 Newton and f of x is 173.2 Newtons। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। ओके जी, उसके बाद ये आपने जो साइड बॉक्स है ये देख सकते हैं, ये आपको मैं न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी बेस भी बता दी है और उसका परपेंडिकुलर भी बता दिया। हमसे कहा जा रहा है आपसे कि साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, ये आपका एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी कि अगर पहले केस में भी हमने क्या देखा कि अगर फोर्स गिवन है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को आपने कैसे फाइंड करना है। लेकिन अगर अब आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑलरेडी गिवन है, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज गिवन है, तो उनको यूज करके आप फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। यानी आपको फोर्स नहीं गिवन, उसके कंपोनेंट्स बता दिए हैं और आपसे कहा जाता है कि आप फोर्स की वैल्यू फाइंड करें, तो फिर क्या होगा, आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, सो डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आपके पास ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, इसी को हम दोबारा कंसिडर करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमें गिवन है और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे एक रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं OP और PR, OP is base, PR is perpendicular and OR is the resultant. So OR will be completely represented by F and X and Y component are F of X and F of Y. अगर मैं पुट कर दूं तो ये वही वाली इक्वेशन आ गई जो हमने अभी पिछले टॉपिक में की थी। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास, क्योंकि दो वैल्यूज गिवन है और हम
जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगता है एक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। हम ऊपर वाले केस में क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में 3 चीजें इन्वॉल्व है, बेस का स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी इन्वॉल्व है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी इन्वॉल्व है। जब आपके पास फार्मूला में एक से ज्यादा चीज अननोन हो तो आप वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में आपको सिर्फ फोर्स गिवन थी और आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, इसलिए फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज किया। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है कि आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के स्क्वायर्स लें और उसको एफ के इक्वेट कर दें। तो ये हमने क्यों यूज किया? क्योंकि इस केस में आपको 2 कंपोनेंट्स गिवन हैं और 2 वैल्यूज को यूज करके आपने थर्ड वैल्यू यानी कि फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें 2 चीजें गिवन है और हमने एक चीज फाइंड करनी है। तो नाउ वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट केस में हम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों फाइंड करने थे, लेकिन इस केस में वो कह रहे हैं कि आपको अगर कंपोनेंट्स दोनों गिवन हो, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ वाई की वैल्यू गिवन हो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो एफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फिर हम यहाँ पे बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। वही वैल्यूज आप यहाँ पे देख लें कि ओ आर हाइपोटेन्यूज है, इस ऊपर वाली डायग्राम का ओ आर हाइपोटेन्यूज है, ओ पी बेस है और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब उनकी जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की हुई है, पी आर को हमने एफ वाई कहा हुआ है, ओपी को एफ एक्स कहा हुआ है, ओ आर को एफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए हमें एफ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट ले लेंगे। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर वाली 2 वैल्यूज ऐड हो रही हो तो वो रूट से स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, लेकिन इस साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया फोर्स का कंपोनेंट्स की फॉर्म में। सो यू हैव फाइंड द फोर्स बाय यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो वी हैव डिटरमिन्ड द फोर्स बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें थीटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो ऊपर डायग्राम है उसमें एफ हमें नहीं गिवन और एफ क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हम कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, यानी थीटा फाइंड करने के लिए, जिसमें हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व ही ना हो। सो वो है थर्ड वाली, टेंजेंट ऑफ थीटा। क्योंकि देखिए हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा की जो रेशियो है उसमें भी यूज हो रहा है, जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो कॉज ऑफ थीटा में भी यूज हो रहा है, लेकिन जो टेंजेंट ऑफ थीटा है उसमें हाइपोटेन्यूज यूज नहीं हो रहा, ठीक है। सो पी आर इज परपेंडिकुलर एंड ओ पी इज योर बेस। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फार्मूला हमने यूज किया। परपेंडिकुलर इज एफ ऑफ वाई एंड बेस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों दूसरे को हमने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन ही नहीं। आप हेडिंग में देखें कि हमें वो कह रहे हैं कि फोर्स आपको फाइंड करनी है, डिटरमिन द फोर्स। तो अगर फोर्स है ही नहीं तो फिर हम उसको क्यों यूज करें? सो अब आपके पास ये एक फार्मूला बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। थीटा फाइंड करना है तो टेंजेंट को आप राइट साइड पे ले आएंगे। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइड चेंज होती है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव पावर आ जाती है जिसको हम कहते हैं इनवर्स। सो दिस इज टेंजेंट इनवर्स और थीटा की क्या वैल्यू आ गई? टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारा आज का थर्ड टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने
लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को पहले स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में फोर्स को डिवाइड किया और फिर उन कंपोनेंट्स को यूज करके फोर्स की वैल्यू फाइंड की और उसकी डायरेक्शन को फाइंड किया। डायरेक्शन यहाँ पे थीटा है, ठीक है। सो हियर टुडेज फर्स्ट lecture is completed.